हाय, इस लेक्चर के अंदर हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट मेजर ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। मतलब कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर मेजर ट्रेंड्स क्या हैं। ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? ट्रेंड्स का मतलब होता है फैशन। मतलब कि एक चीज किस हिसाब से डेवलप हो रही है या फिर एक चीज किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो एक सब्जेक्ट या फिर कोई एक डिसिप्लिन तभी क्रेडिबल या फिर रेलिवेंट रहता है अगर वो समय के हिसाब से अपने आप को बदलता रहता है, अगर वो डायनेमिक है, अगर वो चैलेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रहा है या फिर बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तभी एक डिसिप्लिन या फिर एक सब्जेक्ट जो है वो क्रेडिबल रहता है या फिर हम कह सकते हैं कि वो रेलिवेंट रहता है। अगर आप एक इंसान की भी बात करें तो इंसान जब अपने आप को बदलता रहता है समय के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से या फिर सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, जब एक इंसान अपने आप को बदलता है, अपने आप को अपने अंदर चेंजेस को अडेप्ट करता है, तभी एक इंसान भी रेलिवेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आज के दौर की मैं बात करूं तो आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और वो लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग आज के टाइम पे सरवाइव करना उनके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया है। तो अगर आज के टाइम पे एक इंसान किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी का, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए। या फिर मैं अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया गया था और 1950 के बाद अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 130 प्लस अमेंडमेंट्स हो गई हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारा संविधान अपने आप को चेंज कर रहा है, नीड्स के हिसाब से, सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, जमाने की जरूरतों के हिसाब से हमारा संविधान अपने आप को बदल रहा है। लेकिन अगर हमारा संविधान ऐसा बनाया होता कि उसको हम बदल ही नहीं सकते थे तो हमारा संविधान यूजलेस हो जाता, हमारा संविधान क्रेडिबल नहीं रहता, हमारा संविधान रेलिवेंट नहीं रहता। तो हमारे संविधान को इस तरीके से बनाया गया था ताकि फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स को जो है वो अकोमोडेट कर सके, इसके अंदर चेंजेस लाई जा सकें। जैसे आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉज जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने चाहिए, उसके रिलेटेड रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होने चाहिए। लेकिन 1950 के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी अगर सब्जेक्ट हो या फिर कोई भी डिसिप्लिन हो, हर एक सब्जेक्ट और डिसिप्लिन जो है उसको चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अपने आप को बदलना होता है, अपने अंदर चेंजेस को अडेप्ट करना होता है, अपने अंदर जो है उसको चेंजेस लानी होती है। और सेम इज द केस विद कंपैरेटिव गवर्नमेंट एज वेल। कंपैरेटिव गवर्नमेंट ने भी टाइम के अकॉर्डिंगली और नीड्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है, अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की है, अपने आप को मॉडिफाई करने की कोशिश की है। तो जब मैं कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर मेजर ट्रेंड्स की बात करता हूं, सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला ट्रेंड ये है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट की जो स्टडी थी वो नॉर्मेटिव से इंपीरिकल अप्रोचेस की तरफ शिफ्ट हो गई। पहले क्या होता था, 1945 से पहले क्या होता था या 1950 से पहले क्या होता था, हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट की स्टडी जो थी वो बड़ी नॉर्मेटिव इन नेचर थी। मतलब कि यहाँ पे जो है वो नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता था, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी। ट्रेडिशनल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, हिस्टोरिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता था, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता था, फिलोसफिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1945 से पहले या फिर 1950 से पहले हमारे कंपैरेटिव गवर्नमेंट की जो स्टडी थी वो बड़ी नॉर्मेटिव इन नेचर थी। यहां पे व्हाट ought टू बी इसके ऊपर फोकस किया जाता था कि क्या होना चाहिए, रादर देन कि इसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता था कि क्या हो रहा है। तो बेसिकली सारे के सारे पॉलिटिकल थिंकर्स इस चीज की बात करते थे कि क्या होना चाहिए। जैसे अगर मैं प्लेटो की बात करूं, प्लेटो कहता है कि एक आइडियल स्टेट क्या होती है। जैसे अगर मैं अरिस्टोटल की बात करूं, अरिस्टोटल कहता है कि एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी होती है, कौन सी होनी चाहिए। तो बेसिकली कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर पहले नॉर्मेटिव अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर हुआ करती थी अपनी कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी, सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती थी, सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या फिर जो गवर्नमेंट के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्टडी की जाती थी। तो बड़ी नॉर्मेटिव अप्रोचेस जो हैं वो फॉलो की जाती थी कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन 1950 के बाद क्या हुआ, इसके अंदर इंपीरिकल अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाने लगा, इसके अंदर साइंटिफिक अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाने लगा।
लगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि सर्वेस के ऊपर फोकस किया जाने लगा, उसके बाद ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो साइंटिफिक मेथड्स, डेटास का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाने लगा। एक इंडिविजुअल की स्टडी की जाने लगी, सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी नहीं की जाने लगी, बल्कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जो है, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं, उनको भी शामिल किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि पहला ट्रेंड क्या था, नॉर्मेटिव की तरफ से, नॉर्मेटिव से इंपेरिकल अप्रोचेस को जो है वो अडॉप्ट किया गया। एक शिफ्ट हमें देखने को मिला कि साइंटिफिक स्टडी को जो है वो अडॉप्ट किया गया किसके अंदर, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर। दूसरे ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही बिहेवियरल रेवोल्यूशन होता है 1950s में, बिहेवियरल रेवोल्यूशन क्या था, देखो बिहेवियरल रेवोल्यूशन एक सोशल साइंसेस के अंदर रेवोल्यूशन था। सोशल साइंसेस जो पहले नॉर्मेटिव अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड थी, ट्रेडिशनल अप्रोचेस के ऊपर बेस्ड थी, जो मैंने आपको पहले बताया, तो सोशल साइंसेस के अंदर क्या होता था, नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर वो हुआ करती थी, उसके अंदर साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी, उसके अंदर सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी होती थी। मतलब कि आप अगर पॉलिटिकल सिस्टम कंपेयर कर रहे हो ना दो कंट्रीज के, तो वहां पे आप सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो गवर्नमेंट के या फिर जो पॉलिटिक्स के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं को आप कंपेयर कर रहे हो। बाकी जो चीजें होती हैं, जैसे एक इंसान कैसे वोट कर रहा है, इंसान क्या सोच रहा है पॉलिटिक्स के बारे में, पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, उसी के साथ साथ उस सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स क्या है, उस सोसाइटी का कल्चर कैसा है, उस सोसाइटी के ट्रेडिशंस कैसे हैं, इन चीजों को मद्देनजर नहीं रखा जाता था। क्योंकि एक इंसान कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है पॉलिटिक्स के अंदर, उसको भी तो शामिल करना चाहिए, वो भी तो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक कल्चर किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको भी तो स्टडी करना चाहिए। एक इकोनॉमी कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, उसको भी तो स्टडी करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी भी तो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी भी तो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन इन चीजों को कंसीडरेशन में नहीं लिया जाता था। लेकिन जैसे बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद क्या किया गया, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अडॉप्ट किया गया। इन सब चीजों को भी कंसीडरेशन में लिया जाने लगा कि एक इंसान पॉलिटिक्स में कैसे बिहेव करता है, उसका वोटिंग बिहेवियर कैसा है, वो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचता है। उसी के साथ साथ इस चीज के ऊपर फोकस किया जाने लगा कि किस तरीके से इकोनॉमी, सोसाइटी, सोशियोलॉजी किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, किस तरीके से एक समाज का कल्चर, ट्रेडिशन पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। तो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को भी कंसीडरेशन में लिया जाने लगा और इंपीरिकल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, डेटास के ऊपर फोकस किया जाने लगा, सर्वेस के ऊपर फोकस किया जाने लगा, वेरीफाइएबल और ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो ये एक बिहेवियर रेवोल्यूशन था किसके अंदर, सोशल साइंसेस के अंदर। सोशल साइंसेस जो कि एक आउटडेटेड सब्जेक्ट बन गया था, उस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ नॉर्मेटिव अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता था, क्या होना चाहिए, कैसी आइडियल स्टेट होगी, इसके ऊपर फोकस किया जाता था। वैल्यू लेडन अप्रोच थी, साइंस नहीं थी उसके अंदर। लेकिन एक शिफ्ट हमें देखने को मिला बिहेवियरल रेवोल्यूशन के तहत। तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन जब आया 1950s में, उस टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, जो सारे सब्जेक्ट्स की कोर मेथोडोलॉजी हुआ करती थी, उसके अंदर चेंजेस लाई गई। मतलब कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट आउटडेटेड ना हो जाए, इसलिए उनके अंदर कई सारी चेंजेस को अकोमोडेट किया गया, उनकी कोर मेथोडोलॉजी को बदला गया। नॉर्मेटिव में इन कैरेक्टर जो हुआ करती थी, नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर, साइंटिफिक स्टडी जब नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्या किया गया, साइंटिफिक मेथड्स को यहां पे जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर अडॉप्ट किया गया। और यही हुआ कंपैरेटिव गवर्नमेंट के साथ भी। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर भी नई मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच आती है गैब्रियल एलमोंड की, जिसके अंदर वो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो होते हैं, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, वो इनपुट का काम करते हैं, आउटपुट का काम करते हैं। जनता इनपुट देती है, वो फिर आउटपुट में कन्वर्ट होता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होती है, ये मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, अगले से अगले लेक्चर में। तो यहां पे आपको इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम एनालिसिस किया गया, सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन के द्वारा दी जाती है, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन के साथ सारे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के अंदर कोर मेथोडोलॉजी के अंदर चेंजेस लाई गई, और वैसा ही कंपैरेटिव गवर्नमेंट के साथ भी हुआ। कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर भी चेंजेस लाई गई। कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो नॉर्मेटिव इन कैरेक्टर हुआ करती थी, उसको इंपीरिकल किया गया, उसके अंदर साइंस का इस्तेमाल किया गया, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, उसके अंदर इंडिविजुअल्स की स्टडी की गई, इंडिविजुअल के पॉलिटिकल बिहेवियर की स्टडी की गई, इंडिविजुअल अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचता है, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स की स्टडी की गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की उसके अंदर स्टडी की गई, इकोनॉमी और सोसाइटी का क्या इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी स्टडी की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी यहां पे होती है। एक और ट्रेंड क्या है कि पहले एक यूनिडिसिप्लिनरी स्टडी होती थी कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ
हम देखते थे कि दो कंट्रीज के फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को ही कंपेयर किया जाता था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। दूसरी कंट्री का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सो द फोकस वाज एट द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस इन कंपैरेटिव गवर्नमेंट बिफोर 1950s। बट आफ्टर 1950s एक ट्रेंड आया और उस ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिला कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी के ऊपर फोकस किया गया। मतलब कि अभी सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, अभी हमें सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस तक ही सीमित नहीं रहना है, अभी हमें सोशोलॉजी, उसी के साथ साथ इकोनॉमी, उसी के साथ साथ फिलॉसफी, इनका क्या इन्फ्लुएंस है पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर भी फोकस किया जाने लगा। जो सोशोलॉजी के अंदर सर्वेस थे, जो सोशोलॉजी के अंदर डेटास हुआ करते थे, फिलॉसफी के अंदर डेटास हुआ करते थे, उनको जो है कंसिडरेशन में लिया गया, उनको जो है अप्लाई किया गया पॉलिटिकल सिस्टम में। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये एक ट्रेंड हमें देखने को मिला। स्टडी अ बिहेवियर एंड पैटर्न ऑफ डिसीजन मेकर्स एज टू हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस दे टेक क्रूशियल एंड सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस। इस चीज़ की स्टडी की जाने लगी कि किस तरीके से एक बिहेवियर और पैटर्न जो है वो हमें डिसीजन मेकर्स के अंदर मिल रहा है। मतलब कि अलग अलग देशों के अंदर जो लोग डिसीजन ले रहे हैं, जो लोग सरकारें चला रहे हैं, जो लोग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, उनका पैटर्न क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, किन सर्कमस्टांसिस के अंदर वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। अगर भारत की सरकार मेक इन इंडिया पॉलिसी बना रही है तो वो किन सर्कमस्टांसिस के अंदर उस पॉलिसी को बना रही है, क्यों बना रही है, क्या वो कारण हैं जो सरकार को मजबूर कर रहे हैं मेक इन इंडिया जैसी पॉलिसी लाने के लिए। अगर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स इस देश में लागू कर रही है तो क्यों कर रही है, क्या कारण है, क्या मजबूरी है कि गवर्नमेंट को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स लागू करनी पड़ रही है। तो ये हमें बताता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स इसलिए लागू की जा रही हैं क्योंकि बेटियां बहुत पीछे रह गई हैं, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, क्योंकि गर्ल्स बैकवर्ड हैं, क्योंकि वुमेन्स बैकवर्ड हैं इस देश के अंदर, क्योंकि सेक्स रेशो का जो इक्विलिब्रियम है वो उसका इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सर्कमस्टांसिस के तहत सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी स्कीम्स को लागू कर रही है। सो बेसिकली हमें एक ट्रेंड देखने को मिला कि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो ऐसे डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, क्या कारण है, उनको स्टडी किया जाने लगा। उसके साथ ग्लोबल, रीजनल एंड सब रीजनल स्टडीज सो एज टू ग्रैस्प चेंजेस अकर्ड इन डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। ग्लोबल लेवल पे स्टडीज की जाने लगी कंपैरेटिव तरीके से, रीजनल लेवल पे स्टडीज की जाने लगी और सब रीजनल लेवल पे स्टडीज की जाने लगी। मतलब कि एशिया की स्टडी, अफ्रीका की स्टडी, मिडिल ईस्ट की स्टडी, साउथ एशिया की स्टडी, साउथ ईस्ट एशिया की स्टडी, अमेरिका की स्टडी, यूरोप की स्टडी, सब रीजन्स की स्टडी की जाने लगी ताकि वहाँ पे जो अलग अलग चेंजेस हो रही है पॉलिटिकल सिस्टम में उसको अकोमोडेट किया जा सके, उनको कंसिडरेशन में लिया जा सके। मतलब कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस हो रही हैं, साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस हो रही है। पहले क्या होता था, सिर्फ यूरोप के अंदर क्या चेंजेस हो रही है उसके ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिला कि रीजनल, सब रीजनल लेवल पे सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर किया जाने लगा कि क्या चेंजेस हो रही हैं वहाँ पे। अगर कहीं पे कोई रजीम चेंज हो रही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, उसको स्टडी किया जाने लगा। उसके बाद यूज ऑफ न्यू मोड्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी इन डेटा कलेक्शन, कंपाइलेशन, सिमुलेशन, डिसिमिनेशन एंड एनालिसिस। तो बेसिकली क्या किया जाने लगा कि नए मोड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर। टेक्नोलॉजी के मदद से जो है वो डेटा कलेक्शन की जाने लगी, उसी के साथ साथ कंपाइलेशन की जाने लगी, सिमुलेशन की जाने लगी, डिसिमुलेशन की जाने लगी और उसी के साथ साथ एनालिसिस किया जाने लगा। तो टेक्नोलॉजी जैसी वस्तुएं जो हैं या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा किसके अंदर, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर, ताकि काम आसान किया जा सके। उसके बाद एनालिसिस ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिसेस अंडरटेकन इन डिफरेंट कंट्रीज। इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाने लगा कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर पॉलिसी मेकिंग की जा रही है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्या वो इम्प्लीमेंटेशन टैक्टिक्स हैं, क्या वो प्रैक्टिसेस हैं जो अलग अलग देशों में फॉलो की जाती हैं पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो बेसिकली कैसे एक देश में पॉलिसी बनाई जाती है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो अलग अलग कंट्रीज़ का कंपेयर किया जाने लगा, उसको स्टडी किया जाने लगा, उसको एनालाइज किया जाने लगा।
स्टडी ऑफ सेंसिटिव ग्लोबल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, डिस्प्लेसमेंट इशू, इन सब ये जो ग्लोबल सेंसिटिव इश्यूज हुआ करते थे, जैसे हमारे पास ड्रग्स ट्रैफिकिंग का इशू है, जैसे हमारे पास जेंडर डिवीजन का इशू है, जैसे हमारे पास रेफ्यूजीज का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, टेररिज्म का इशू है, ये जो ग्लोबल इश्यूज हैं इनके ऊपर भी फोकस किया जाने लगा। तो पहले सिर्फ कंपैरेटिव गवर्नमेंट में फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी किया जाता था, लेकिन एक ट्रेंड देखने को मिला कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो कॉमन इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी फोकस किया जाने लगा। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव फेडरलिज्म, अलग अलग कंट्रीज के फेडरलिज्म को स्टडी किया जाने लगा कि अमेरिका में फेडरलिज्म किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से काम करता है, उसी के साथ साथ इंडिया में किस तरीके से फेडरलिज्म काम करता है, यहाँ पे किस तरीके से डिवीजन ऑफ पावर हो गई है, किस तरीके से पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड है, उसको स्टडी किया जाने लगा। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स को स्टडी किया जाने लगा और इसका पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है इसको स्टडी किया जाने लगा। जैसे अगर हम देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच जो है वो इसी के रिलेटेड है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, ये अप्रोच जो है वो कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर से रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल से रिलेटेड है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच मतलब इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, किस तरीके से इकोनॉमी पॉलिटिक्स को डिटरमाइन करने की कोशिश कर रही है, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो पॉलिटिक्स से ही इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं, पॉलिटिक्स इकोनॉमी को जो है इन्फ्लुएंस करने का काम करती है और इकोनॉमी भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, जो इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करता है, वो अल्टीमेटली सुपरस्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है, वो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है। जिसके पास पैसा होता है वही सरकार चलाता है। तो ये इस चीज की बात की जाने लगी। स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ रीजन फॉर सक्सेस एंड फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन डिफरेंट कंट्रीज, इस चीज की स्टडी की जाने लगी, इस चीज का एनालिसिस किया जाने लगा कि क्या कारण है डेमोक्रेसी के फेलियर के और क्या कारण है डेमोक्रेसी के सक्सेस के अलग अलग कंट्रीज के अंदर। मतलब कि अगर किसी देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है तो क्यों है, अगर किसी देश में डेमोक्रेसी फेल हो रही है तो क्यों हो रही है, इस चीज के ऊपर फोकस किया जाने लगा। इस चीज के ऊपर फोकस किया जाने लगा कि अलग अलग कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी फेल क्यों हो रही है और सक्सीड क्यों कर रही है। तो इस चीज ये भी एक हमें ट्रेंड देखने को मिला किसके अंदर, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं स्टडी ऑफ इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। एक और ट्रेंड हमें देखने को मिला कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस और नॉन स्टेट एक्टर्स की भी स्टडी की जाने लगी। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस मतलब मैंने आपको बताया, इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस जैसे एक इंडिविजुअल का बिहेवियर क्या है, जैसे प्रेशर ग्रुप्स का क्या रोल है, जैसे कि किस तरीके से पॉलिटिकल कल्चर क्या है लोगों का, उसी के साथ साथ सोसाइटी का क्या रोल है, इकोनॉमी का क्या रोल है पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करने में। तो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की भी स्टडी की जाने लगी। मतलब कि पहले सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती थी कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर। मतलब गवर्नमेंट के जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हो, तो इसके ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी फोकस किया गया, जैसे कि इकोनॉमी का क्या रोल है, इकोनॉमी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, सोसाइटी किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिक्स को, उसी के साथ साथ कल्चर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिक्स को, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से बिहेव कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर फोकस किया जाने लगा कि किस तरीके से हमारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, किस तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, किस तरीके से जो बड़ी बड़ी जायंट कंपनीज हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या फिर जो हमारे पास हम देखते हैं एमएनसीज और टीएनसीज हैं, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रही हैं, उसके ऊपर भी फोकस किया गया। स्टडी ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड देयर पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स की स्टडी की जाने लगी। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी स्टडी की जाने लगी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसकी मतलब फीचर्स क्या हैं, उसके ऑथोरिटेरियन रिजीम्स के क्या फीचर्स होते हैं, टोटलिटेरियन रिजीम्स के क्या फीचर्स होते हैं, या फिर वेस्टर्न या नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके, तो इनकी स्टडी की जाने लगी। अगर कहीं किसी कंट्री में ऑथोरिटेरियनिज्म है तो उसके क्या फीचर्स हैं, किसी कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेसी है तो उसके क्या फीचर्स हैं, अगर किसी कंट्री के अंदर टोटलिटेरियनिज्म है तो उसके क्या फीचर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, यूरोप और अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं, और नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के क्या फीचर्स होते हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं पोस्ट 1980s 1980 के बाद क्या हुआ, 1980s के बाद क्या हुआ
ग्लोबल साउथ के ऊपर फोकस किया गया। ग्लोबल साउथ के अंदर क्या आता है, आला कंट्रीज आती हैं। आला कंट्रीज मतलब अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज आती हैं, तो इनके ऊपर फोकस किया गया। पहले कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो यूरोपियन सेंट्रिक हुआ करती थी, मतलब यूरोप के ऊपर ही फोकस किया जाता था। पहले यूरोप के ऊपर फोकस किया जाता था, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा, मतलब कि जो नॉर्थ अमेरिका है उसके ऊपर भी फोकस किया जाने लगा। लेकिन 1980s के बाद क्या हुआ, हम देखते हैं कि आला कंट्रीज के ऊपर मतलब ग्लोबल साउथ के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम्स काम करते हैं, किस तरीके से ग्लोबल साउथ के अंदर जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस काम करता है, किस तरीके से ग्लोबल साउथ के अंदर पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, या फिर किस तरीके से ग्लोबल साउथ के अंदर जो है वो पॉलिटिक्स ओवरऑल तरीके से काम करती है, गवर्नमेंट्स काम करती हैं, पॉलिसी मेकिंग होती है, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाने लगा। तो ये मेजर ट्रेंड्स थे कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर। मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट, जो डिसिप्लिन अपने आप को समय की नीड्स के हिसाब से, चैलेंजेस के हिसाब से बदलता नहीं है, वो सिस्टम रेलिवेंट नहीं रहता, वो सिस्टम क्रेडिबल नहीं रहता। तो एक इंसान हो, चाहे एक इंसान हो या एक पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर एक किताब हो या फिर एक सब्जेक्ट हो या डिसिप्लिन हो, उसको समय के हिसाब से बदलना होता है, नहीं तो वो आउटडेटेड हो जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे अपने आप को समय के हिसाब से बदलना होगा ना, मतलब कि समय के मतलब सोसाइटी के अंदर नई चेंजेस आ रही हैं, सोसाइटी के अंदर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, नया फैशन आ रहा है, मुझे उसके हिसाब से बदलना होगा। आज अगर मैं 1990s की अगर पैंट या फिर शर्ट पहन के चला जाऊं तो लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मुझे समाज के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। हालांकि ये चीज़ काफ़ी सब्जेक्टिव है कि 1980s की पैंट्स डाल के चला जाऊं तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी मुझे ज़माने के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। और जो इंसान अपने आप को ज़माने के हिसाब से नहीं बदलता है वो इंसान एक मरा हुआ इंसान होता है। द वन हु डू नॉट चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द चेंजेस गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड आर इन टाइम आर इन सोसाइटी, अगर वो अपने आप को उस तरीके से बदल नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो एक डेड पर्सन है, एक डेड इंसान है। और यही डिसिप्लिन के साथ होता है, सब्जेक्ट के साथ होता है कि अगर एक सब्जेक्ट अपने आप को सर्कमस्टेंसेस और चेंजिंग नीड्स के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बदल नहीं पाता है, वो सब्जेक्ट आउटडेटेड हो जाता है, वो सब्जेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मेजर ट्रेंड्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।